हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी या अगर आप सीटेट पेपर 2 यूपी टेट पेपर 2 की अगर तैयारी में हैं तो यहाँ पर आप ये वन लाइनर क्वेश्चंस को प्रेफर कर सकते हैं। खासकर शिक्षक भर्ती वाले अर्थ स्ट्रक्चर के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर उसी के आगे आज हम यहाँ पर बात करेंगे, बढ़ेंगे। लिखा है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिणी। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, इन्होंने ये कहा है सही अक्षांशीय स्थिति, करेक्ट। अगर लैटिट्यूडनल पोजीशन को लेकर के बात की जाए तो 45 डिग्री को याद रखिएगा, वो भी सदर्न का, साउथ का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किस ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? आपको वृहत वृत्त देखने को नहीं मिलेगा, तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है वो वृहत वृत्त जो है वो आपको, वृहत मतलब बड़ा, वृत्त मतलब कोई एक सर्कल की बात की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। ये आपको अक्षांश और देशांतर 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दोनों के बारे में बात की है। ये आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। प्रधान याम्योत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत वृत्तीय भूमध्य रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, कहाँ पे ये एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, तो वो है आपका अंध महासागर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अभी तक के अगर सवालों की मैं बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम, जैसे आप इंडिया को लेकर के बात करते हो तो आप प्लस 530 आवर्स को जोड़ लेते हो, उसमें 5 घंटा 30 मिनट करके। ऐसे ही ये आपका जो है वो 30 डिग्री पूर्व देशांतर में देखने को मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तथा प्रातः के 6:30 इस देशांतर या अंश पर बजेंगे। तो ये देखिए, जो इस तरीके जो सवाल होते हैं ना, यहाँ पर टाइम बाकायदा निकालना पड़ता है। इसके पहले वाले वीडियो में इसीलिए मैंने आपको 1 डिग्री कितना आपका होता है, 111 किलोमीटर होता है, 1 मिनट आपका 4 मिनट या कितने के बराबर होगा 1 डिग्री, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए एक और वीडियो मुझे लाना होगा जिसमें आपको ये चीज़ बताई जा सके कि ये समय वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलोगे भारत में, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हो, तब वो ईस्ट से वेस्ट में 2933 किलोमीटर में क्या कुछ फ़र्क आता है। सूर्योदय अगर अरुणाचल प्रदेश में होता है तो वो आपका गुजरात में कितने समय बाद होता है, इन सभी के बारे में। या फिर अगर हम 3214 किलोमीटर जो कि नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस अगर भारत के बारे में आप बात करते हो, तो वहाँ भी इस संदर्भ में चीज़ों को लेकर के हम जल्दी ही बात करेंगे। आगे इसमें दिया हुआ है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में, चलिए ठीक है, 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच या समय अंतराल कितना होगा। 1 डिग्री 4 मिनट मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 6 आवर्स आपको जो है वो देखने को मिलेगा। आगे कहते हैं कि कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर से के साथ मिल करके ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो 180 डिग्री है आपका। आगे इन्होंने कहा है कि नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस मेरिडियन में दिखाई देगी। याम्योत्तर मेरिडियंस बोलते हैं, तो वो 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है आपका, ध्यान रखिएगा। आगे इसमें किसी स्थान का जो मानक समय होता है वो निर्धारित करने का आधार क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट बोलूँ उसे आप ज़रूर ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। ठीक है जी। आगे इसमें यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ ना कि चाय ले रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो अभी आप इसे केवल देख लीजिए, एक वीडियो में आपको ये डिटेल में मुझे बताना होगा अलग से। आगे कहते हैं जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो खींची गई है कहाँ से, तो वो प्रशांत महासागर से होकर के खींची गई है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर, ग्लोब यानी कि पृथ्वी का प्रतिरूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये वाला भी है, ये वाला भी है। कहते हैं कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी नहीं होती तो अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा पर वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। ऐसे में आगे ये वही वाला सवाल है, तो इसको हम आपको बताएंगे अलग से। फिर जल डमरू मध्य स्ट्रेट बोलते हो आप इसे, जैसे पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू मध्य कह देते हो, तो अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा की सर्वाधिक निकट है किसके, ऐसे में तो वो बेरिंग जल डमरू मध्य है, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे नज़दीक आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए
किसे मार्ग बनाना चाहिए। तो जब देशांतर को बनाएगा, अक्षांशीय चीज़ों को नहीं, मतलब लैटिट्यूडनल लाइंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, देशांतरीय जो चीज़ है उसको लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको साफ दिख रहा होगा। और तो यहाँ पर देशांतर से होकर के जाएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ऊपर वाला भी टाइम का दिया हुआ है तो आप पढ़ भले ही लीजिए, बात करेंगे उसके बारे में। लिखा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई को इन्होंने बोला है कि कितनी है। आगे कहते हैं मैक्सिको को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी। आगे केनिया के निकट से भूमध्य रेखा यानी वही जो आपकी इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा जो है वो गुजर रही होती है। आगे कहते हैं कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वो आपकी भूमध्य रेखा। इन्होंने बोला है वार्षिक ताप में अंतर जो होता है उसी के बारे में इन्होंने बात की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, और वो है आपका अंध महाद्वीप अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप, एक डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो उन्नतांश होता है वो कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, मकर रेखा नहीं गुजरती, दिन और रात की तिथि बराबर होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 23 सितंबर, फटाफट पढ़ते जाइए, इसमें जहाँ कुछ समझाने का होगा मैं ज़रूर समझाऊंगा। बाकी अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं क्या हैं वो अब मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए उस पर हम फिर से बात नहीं कर रहे हैं। इक्विनॉक्स की बात करते हो, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर की वो टाइम है। वर्ष भर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष भर डे नाइट कहाँ पर इक्वल मिलेंगे आपको, तो वो होता है 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति की आप बात करो, जैसे मकर संक्रांति है, जैसे कर्क संक्रांति भी है, तो वो विषुवत रेखा पर देखने को आपको जो है वो मिलेगा। सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की है यानी उत्तरी गोलार्ध की बात की है। मैं आपको बता चुका था कि ये आपका एक ग्लोब है, बीच से लाइन जो गुजर रही होती है, ग्लोब मतलब पृथ्वी का प्रतिरूप, बीच से लाइन गुजरे, पृथ्वी के बीच से जाने वाली, पृथ्वी मतलब भू के मध्य से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा, इसी को हम 0 डिग्री लाइन, इसी को हम इक्वेटर, इसी को हम विषुवत रेखा भी कह देते हैं। अब इसके ऊपर में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रहे ये चीज़, इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर टेट 2021 नाम से। आगे चलते हैं इसमें। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ये समर सोलस्टाइज करके बोलते हो और विंटर सोलस्टाइज करके आप कह देते हो इसे। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होगी, 21 जून को। किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, ओ श्मिट करके हैं ये, उनके द्वारा ये चीज़ बताई गई। बात आती है तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। आप ये भी देखते होंगे जब बड़े किसी जीवाश्म या पुराने जो भी बहुत हज़ारों साल पहले के, आपके सैकड़ों साल पहले के होते हैं, तो हम कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन पृथ्वी की आयु के निर्धारण की जब आप बात करते हो यूरेनियम डेटिंग विधि से वो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब पृथ्वी के बनने को लेकर के बात होती है तो सारे के सारे महाद्वीप जितने आपको देखने को मिलते हैं वो एक साथ जुड़े हुए थे, और जो एक साथ जुड़े हुए थे उससे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैंजिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लेट विवर्तनिकी की घटना यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स की घटनाएं जो है वो देखने को मिली। आंतरिक उथल पुथल, कुछ प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें थीं, और उसके बाद ये प्लेट्स, ये महाद्वीप अलग अलग हो गए। इनको नदियों ने, महासागरों ने डिवाइड कर दिया। अब आप देखोगे भारत है, भारत के आप हिंद महासागर देख रहे हो, अरब सागर है आपका, आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हो। यही जो प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना है, इसी के बाद ये महासागर अलग हो गए। पहले पैंजिया था, ठीक है जी। तो पैंजिया और पैंथलासा,
पैंजिया कहते थे जो स्थलों का समूह था सारे महाद्वीपों को मिला करके, और पैंथालासा बोलते थे जो महासागर थे उनको मिला करके। फिर पैंजिया अलग हुआ तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, दो तरीके से पार्ट इसको जो मुख्य पार्ट थे वो देखने को मिले। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये पार्ट हैं पैंजिया के, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। अब जैसे अभी जो मैंने गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बताया ना, मान लीजिए पैंजिया, इसका एक भाग मैंने गोंडवाना लैंड बोल दिया, इसका एक भाग मैंने अंगारा लैंड, तो इसी गोंडवाना लैंड में आपको इंडिया और बाकी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी जो बाकी देशों की हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल चट्टानें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, उसके कारण वलन प्रक्रिया, वलन मतलब मुड़ना कहीं ना कहीं, उसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। दोस्तों अब हमारा एक जो टॉपिक है, हम बढ़ चले हैं नदियों की तरफ। आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर हम चल रहे हैं। आपको आश्वस्त करा दूं कि अगर आप जब तक शिक्षक भर्ती नहीं होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आप इसी बार जो भर्ती आने वाली है उसमें मास्टर या मास्टर नहीं या मास्टराइन, आप जो भी कह लो, ज़रूर बनोगे। ध्यान रखिएगा। बस आपको यहाँ जितने वीडियोज़ आ रहे हैं उनके साथ में आपको जुड़े रहना है, आपको उन्हें देखना है। आप नोट कर पा रहे हैं, बहुत बेस्ट है वो आपके लिए। ठीक है जी, पढ़ते रहिए बस। कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है, कोई मेरे लिए सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। आपका भी सुझाव जो है उस पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। नदियाँ, अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी की बात दो तरीके से। ड्रेनेज एरिया, यहाँ पर जब ड्रेनेज एरिया की बात करते हो तो अमेजन, आप इसे सबसे चौड़ी नदी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर पानी बह रहा होता है, उसमें सबसे बड़ी जो है वो अमेजन रिवर आती है। ठीक है जी। अगर आप बात करते हो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर को लेकर के, तो वो नील नदी हो जाएगी, आपकी नाई लेकर के आप इसे कह देते हो। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? वो है चाड। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो वो सॉल्वीन करके है। सर और आमू नदियाँ ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदियाँ तो नीपर और डैन्यूब करके है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर। वोल्गा से गंगा, आपने देखा होगा रूस की नदी है वोल्गा, ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ की पवित्र नदी गंगा, ऐसे ही वहाँ की हॉली रिवर वोल्गा। आगे है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो वो राइन नदी है। आगे कहते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, लिम्पोपो। UP SSC, UPPCS सभी में आपका पूछा गया सवाल, ध्यान रखिएगा। आगे है, लिम्पोपो करके है। वह देश जो अरीय प्रवाह का उदाहरण है, तो श्रीलंका जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। एशिया की विशाल नदी मेकोंग किस देश में बहती है? तो मेकोंग जो है वो मलेशिया में है। आगे है, टाइबर नदी किस नगर से होकर बहती है? तो रोम। उस नदी का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? वो सीन नदी है। आप ऐसे कहिए ना कि पेरिस का सीन बहुत अच्छा है, आप समझ रहे हैं, पेरिस का सीन बहुत अच्छा है, तो सीन रिवर आपको वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। डैन्यूब नदी के किनारे बुदापेस्ट करके है, वो आपका बसा हुआ है। डेल्टा का निर्माण किन स्थानों पर होता है? तो गहरे समुद्र में आपको डेल्टा का निर्माण देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। होता ये है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किधर साइड में डेल्टा बनता है? तो अरब सागर की तरफ डेल्टा नहीं बनता, क्योंकि नदियाँ ऐसे आती हैं और खट्ट से नीचे गिर गई ऐसे, तीव्र ढाल होता है, स्टीप स्लोप होता है, समझ रहे हो आप। जबकि जब आप बे ऑफ बंगाल वाले तट की बात करते हो तो वहाँ पर नदियाँ ऐसे ऐसे वहीं आराम से जाती हैं, मतलब तट जो है उसका इतना स्टीप नहीं है, ऐसे एकदम से ढलान नहीं है, आप समझ रहे हो। तो जब इस तरीके से होता है तो कुछ डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ऐसे अलग अलग नाम है, कई सारे डेल्टा के प्रकार भी हैं। तो वो नदियाँ ऐसे बन रही होती हैं, ऐसे निकल के गई, इनसे कुछ इनसे कुछ इनसे, इस तरीके से नदियाँ नहीं हैं। ये जो इस समय चित्र मैंने आपको बनाया है आपके स्क्रीन पर, ये डेल्टा ही है, समझ रहे हैं। कोई पक्षी के पंजे के जैसा आकार होता है
किसी का कुछ और तरीके से होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उधर आपके जो बंदरगाह हैं, जो पत्तन हैं, वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और डेल्टा भी उधर ही मिलेगा। जबकि अरब सागर के किनारे जो बंदरगाह पत्तन की बात करोगे, बहुत कम, एक या दो, बहुत रेयरली। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर डेल्टा नहीं बन रहा होता है। यहाँ पर वृहत्तम विश्व का वृहत्तम डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक गॉर्ज है, ध्यान रखिएगा, खड्ड, एक गहरा, जैसे गड्ढा बोल लो आप ऐसे में। ग्रेट लेक्स का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? बियर करके लिखा है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की बात करते हो वहाँ आपको मिलेगी। सर्वाधिक गहरी झील, गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कहते हैं ना कि यार बहुत गहरा आदमी, बहुत गहराई है इसमें, बहुत अंदर तक बातें जानता है, चीज़ें हैं, तो आप भौकाल है ऐसे करके भौकाल से बैकाल याद कर सकते हो थोड़ा। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो कैस्पियन सागर है। और यहाँ पर फिंगर यानी कि अंगुलियों नुमा करके है, उंगलियों नुमा जो झील मिलेगी यानी कि फिंगर झील, फिंगर लेक करके, वो फिनलैंड में आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों इसी पर इस समय हम यहाँ पर अभी रुकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको जल्दी ही मिलेगा। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए।